most welcome by NutriClinic Society and CBEST. Let us start informative video. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही जी है। सर, अब आपकी आवाज आ रही है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर सेशंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोलेस्ट्रॉल? आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल का वर्ड सुन के आपके जहन में क्या आता है? काइंडली लेट मी नो। एनीबॉडी एल्स? यस, कोई बता सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का सुन के आपके जहन में क्या आता है? कि कोलेस्ट्रॉल का सुन के डाइट में हमें किस चीज से अवॉइड करना चाहिए? ये बेसिकली ये चीज क्या है? किसी के घर में कोई पेशेंट हो, उसमें क्या सिम्टम थे, क्या कॉजेस से? एनीबॉडी एल्स? ऑयली चीजें माइंड में आती हैं, फैटी सब्सटेंस वगैरह। फैट। ओके, वेरी गुड। इसके अलावा? सर सिम्टम्स की बात करें तो आइज के ऊपर अक्सर लोगों के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। ओके, काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल इज अ वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन ऑल द सेल्स इन योर बॉडी। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ वो सब्सटेंस है जो हम अपनी डाइट में से लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल खुद बनाती है। हमारी बॉडी में मौजूद जितने भी सेल्स हैं वो अपनी नीड के मुताबिक अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बनाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या है या कोलेस्ट्रॉल के बेनिफिट्स क्या है? योर बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू मेक हार्मोन्स। अब जितने भी कुछ हार्मोन्स हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का होना जरूरी है, स्पेशली विटामिन डी। विटामिन डी को भी एज अ हार्मोन ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन के लिए कोलेस्ट्रॉल का होना लाजमी है। एंड सब्सटेंस दैट हेल्प्स योर डाइजेस्ट फूड। और कुछ ऐसे सब्सटेंस जैसे बाइल जूस है आपकी फूड डाइजेशन के अंदर, जिसका काफी रोल है, उसके लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बेनिफिशियल है। योर बॉडी मेक्स ऑल द कोलेस्ट्रॉल इट्स नीड। अब हमारी बॉडी को जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है हमारी बॉडी इटसेल्फ बना लेती है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो फाउंड इन एनिमल सोर्स सच एज। अब बात कर लें इसके सोर्सेज की, तो कोलेस्ट्रॉल फूड सोर्स कौन सा है कोलेस्ट्रॉल का? तो हमारे पास एनिमल सोर्सेज में एग यॉक है, मीट है, चीज है, और ऐसी सारी चीजें जो एनिमल सोर्स से लिंक है उसमें कोलेस्ट्रॉल वाफिर मिकदार में पाया जाता है। तो इस स्लाइड से हमें ये क्लियर होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी अपनी नीड के मुताबिक खुद बनाती है, ठीक है। और अब इसके फंक्शंस जो हैं उसमें विटामिन डी के एक्टिवेशंस, कुछ हार्मोन की प्रोडक्शन, और ऐसे सब्सटेंस जिनका रोल है हमारी डाइजेशन में, उसकी प्रिपरेशन में कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये तो हमने बात कर लिया बेनिफिट्स कोलेस्ट्रॉल के हैं। जब बात करेंगे बेनिफिट्स की तो इसका मतलब है हम वो वाला कोलेस्ट्रॉल डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। जब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की, इट्स मीन हम उस कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं जो हम अपनी डाइट या एक्सटर्नल सोर्स से इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। और जो इनटेक है वो हमारी रिकमेंडेशन या आरडीए से ज्यादा है, ड्रॉबैक्स उसके होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर विटामिन डी का थोड़ा सा बता देते, हार्मोन का। विटामिन डी बेसिकली ऐसे सारे सब्सटेंस जिनकी एक्टिवेशन के लिए ऑर्गन स्पेसिफिक हो। मतलब अब विटामिन डी को एक्टिव करती है किडनीज, ठीक है। हमारी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल का कंपाउंड होता है जो विटामिन डी को एक्टिव करता है लिवर तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जब वो कोलेस्ट्रॉल का कंपाउंड नहीं होगा हमारी स्किन के नीचे, आपने हम सुनते हैं ना कि सनशाइन से विटामिन डी काफी ले सकते हैं। अब सनशाइन का बेसिकली काम क्या है? उसने हमारी स्किन के नीचे कोलेस्ट्रॉल के कंपाउंड को एक्टिव करना होता है, ठीक है। उसने विटामिन डी को लिवर तक लेके जाना होता है, फिर लिवर से किडनीज तक लेके जाना होता है, फिर किडनीज में जब आपका विटामिन डी एक्टिव होता है फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं होगा हमारे स्किन के नीचे तो सनशाइन किसे एक्टिव करेगी? जी सर, ठीक है। थैंक यू। जी सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉरी, इफ यू हैव टू मच कोलेस्ट्रॉल इन योर ब्लड, अगर आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा है, इट कैन कंबाइन विद अदर सब्सटेंस इन द ब्लड टू फॉर्म प्लेग। अच्छा, हमने जैसा कि बात की पहले बेनिफिट्स की, तो हम उस कोलेस्ट्रॉल की बात करते थे जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। अब यहाँ पे हम थोड़े से ड्रॉबैक डिस्कस करेंगे कि अगर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाती है तो बेसिकली होता क्या है।
होता ये है कि कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट कंबाइंड कंपाउंड के साथ जाके कंबाइन करता है और प्लेक्यू बना देता है। प्लेक्यू क्या है? प्लेक्यू बेसिकली एक स्टिकी कंपाउंड होता है जो कि हमारी आर्टरीज में जाके स्टक हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप कोई भी ऐसा सालन या ऐसी कोई भी फूड बनाते हैं जो वनस्पति घी में बनी हो, तो जो घी होता है वो आपके डिश के आउटर सबसे ऊपर वाले सरफेस के ऊपर आके जम जाता है, अपनी एक तह बना लेता है। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि ऐसा जो कोई भी ऑयल जिससे जो अगर आप अपने हाथ पे लगता है और आप चिपचिपाहट सी महसूस करते हैं, इट्स मीन कि वो उसमें प्लेक्यू है या वो आपकी सेहत के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अब प्लेक्यू का काम क्या होता है? प्लेक्यू जाके आपकी जो आर्टरीज है उसमें कॉमुलेट हो जाता है। उसकी वजह से आपकी आर्टरीज का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। डायमीटर कम होने की वजह से आर्टरी नैरो होती है या तो ब्लॉक हो जाती है। अगर नैरो होगी तो उसमें जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा तेज होगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। जब आपकी नैरो हो जाती है आर्टरी, तो इट्स मीन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो आपके हार्ट की तरफ कम हो जाता है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो आपके हार्ट की तरफ कम होगा तो ऑटोमेटिकली चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको आप एंजाइना कहते हैं। ठीक है, और एंजाइना एक सीवीडी का सबसे मेजर सिम्टम है कि एंजाइना जब हो इट्स मीन आपका जो कोलेस्ट्रॉल है या तो वो ज्यादा है या किसी और मसले की वजह से आपको दिल का मसला हो सकता है। ठीक है, प्लेक्यू स्टिक टू द वॉल ऑफ योर आर्टरीज, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपकी आर्टरीज में स्टक कर जाता है। दिस बिल्डअप ऑफ प्लेक्यू इज नोन एज आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस बेसिकली कहते हैं कि ये एक अकोमुलेशन ऑफ प्लेक्यू या अकोमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज। ठीक है, इट कैन लीड टू क्रोटनी आर्टरी डिजीजेस। आपको बता चुका हूँ कि जब प्लेक्यू की अकोमुलेशन होगी आपकी आर्टरीज में तो डिफरेंट फैक्टर की वजह से आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। उसमें आपके पास ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसके अलावा इसकी सप्लाई आपकी ब्रेन के साथ भी होती है। अगर आपकी ऐसी नर्व या ऐसी आर्टरी जिनकी सप्लाई ब्रेन को जा रही हो और उस आर्टरी में आपका प्लेक्यू स्टक कर जाए तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है। इट कैन लीड टू कोरोनरी angina, आर्टरी। coronary heart disease, angina, coronary heart disease, हार्ट अटैक और इस्कीमिया में इसमें बेसिकली फर्क क्या है? क्या डिफरेंस है इनमें? इसमें अब जो आपकी आर्टरीज है, अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरीज की, इट्स मीन के वो आर्टरीज जो आपका ब्लड हार्ट को दे रही है। ठीक है, अगर उसमें कॉम्बिनेशन होगी प्लेक्यू की तो आपको सीवीडी होगी, मतलब हार्ट से रिलेटेड जितने भी इशू है। अगर आपकी प्लेक्यू की कॉम्बिनेशन ऐसी आर्टरीज में होगी जिसका ब्लड फ्लो आपके ब्रेन तक है, ठीक है, तो फिर आपको फालिज का अटैक होगा। क्लियर? ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी आर्टरी में या आपकी कौन सी ऐसी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड फ्लो कर रही है या ब्रेन को कर रही है। अगर हार्ट को करेगी तो सीवीडी से रिलेटेड सारे इशू हो सकते हैं उनमें से कोई। अगर आपके ब्रेन वाली आर्टरीज में स्टक होता है तो ब्रेन से रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो हो सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिकली फालिज कॉमन है। क्लियर है? It can lead to जी coronary सर। artery disease where your coronary arteries become narrow or even blocked. ये डिपेंड करता है कि प्लेक्यू का साइज कितना है। अगर तो प्लेक्यू का साइज कम है इट्स मीन वो नैरो होगी। अगर आर्टरी का जो साइज के मुताबिक प्लेक्यू का साइज होगा इट्स मीन कि आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। जब ब्लॉक होगी इसे हम कहते हैं कि दिल का वाल बंद हो जाना, या आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मतलब ट्रांसपोर्टेशन हार्ट तक नहीं होती और आपको कॉन्टिन्यूसली एंजाइना पेन होना शुरू हो जाती है, जो कि आपका मेजर सिम्टम है हार्ट डिजीज का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर प्लेक्यू बिल्डअप कैसे होता है? प्लेक्यू जब कोलेस्ट्रॉल आपको बताया है कि एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी जो ब्लड के अंदर लाइपोप्रोटीन बन जाता है। जैसे कि आपको पता है एक एचडीएल होता है और एक एलडीएल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताने लगा हूँ। बेसिकली हम दो टाइप पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल की, एक एचडीएल और एक एलडीएल। एचडीएल को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। उसके अलावा एक तीसरी टाइप भी होती है जिसे वीएलडीएल कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। ठीक है, ये बेसिकली लाइपोप्रोटीन होता है क्योंकि लिपिड तब तक हमारी ब्लड में फ्लो नहीं कर सकता जब तक ये प्रोटीन के साथ बाइंड ना करे। ठीक है, एचडीएल, एलडीएल एंड वीएलडीएल आर लाइपोप्रोटीन combination of fat and protein. ठीक है, this lipid need to be attached to the protein so they can move। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है लिपिड एज सच हमारी ब्लड में फ्रीली मूव नहीं कर सकता जब तक ये प्रोटीन के साथ कंबाइन ना करे।
ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऑटोमेटिकली जब गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे इट्स मीन कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जब हम बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे इट्स मीन कि इसके ड्रॉबैक्स हैं। अगर वीएलडीएल की करेंगे तो इट्स मीन इसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल बात सिंपल है कि एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल, इसका फायदा बॉडी में नुकसान हैं अगर इसकी स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा अमाउंट होती है। अगर हम बात कर लें एचडीएल की, एचडीएल स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसका बेसिकली काम ये होता है कि गुड कोलेस्ट्रॉल का ये हमारी बॉडी में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको वापस लीवर में लेके आता है। अब लीवर का क्या काम है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। अब जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लीवर में आएगा तो लीवर इसको डिटॉक्सिफाई करेगा और हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। अब जो सारा प्रोसीजर है ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इट्स मीन कि जो एचडीएल का फंक्शन है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही हम ये नेक्स्ट करते हैं, एचडीएल का मैंने बता दिया। LDL stand for low density lipoprotein. It is sometime the bad cholesterol. हमने पहले गुड कोलेस्ट्रॉल डिस्कस किया था जिसका हमारी बॉडी में फायदा है। हम बात कर रहे हैं LDL का, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं या जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में LDL की अमाउंट ज्यादा होगी तो जो LDL का काम होता है कि ये प्लेक्यू को बनाता है। ठीक है, हमने जो बात की थी कि जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो डिफरेंट कंपाउंड के साथ मिलकर ये प्लेक्यू बना लेता है। अब कौन सा कोलेस्ट्रॉल? ये होगा LDL कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका काम होता है बिल्डअप ऑफ प्लेक्यू इन योर आर्टरीज। रिसेंटली पिछली स्लाइड में बता चुका हूं, जब आपका प्लेक्यू बनेगा इट्स मीन प्लेक्यू की वजह से आपको सीवीडीज या ब्रेन से रिलेटेड फालज जैसे मसले हो सकते हैं। अब ये मसले हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, इसी वजह से LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कैटेगराइज किया गया। ठीक है, अब एचडीएल का काम हमने डिस्कस कर लिया, उसने डिटॉक्सिफिकेशन करवानी है, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। और एलडीएल का काम क्या है? एलडीएल ने हमारी बॉडी में जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल है उसको डिफरेंट कंपाउंड के साथ कंबाइन करके प्लेक्यू बना के आर्टरीज में अकोमुलेशन करवानी है, जिसकी वजह से आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, ठीक है, ये मसले मसाइल हो सकते हैं। क्लियर है एचडीएल और एलडीएल में? यस सर। जी सर। अब VLDL की बात कर लें, VLDL stand for the very low density lipoprotein. Some people also call VLDL a bad cholesterol because it too contribute to builder of plaque in your arteries. वही बात जैसे जो फंक्शन LDL का है सेम थोड़ा सा फंक्शन VLDL का भी है, लेकिन LDL और VLDL में फर्क क्या है? अब LDL का काम है कि ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कैरी करता है प्लेक्यू की फॉर्मेशन में, और जो VLDL है ये ट्राइग्लिसराइड को कैरी करता है। ठीक है, इस फंक्शन की बेसिस के ऊपर आके इन दोनों में डिफरेंस है। LDL कैरी करेगा कोलेस्ट्रॉल को, VLDL कैरी करेगा ट्राइग्लिसराइड को। जब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इकट्ठे अकोमुलेट होंगे तो प्लेक्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। अब तीनों का फंक्शन समझ आ गया आपको, HDL का, LDL का और VLDL का। HDL का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालना। LDL का काम है आपकी बॉडी में प्लेक्यू फॉर्मेशन करना, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। और VLD का काम है प्लेक्यू फॉर्मेशन करना इन अ सेंस कि VLDL कैरी करेगा ट्राइग्लिसराइड को, LDL कैरी करेगा आपके कोलेस्ट्रॉल को। जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इकट्ठे होंगे तो आपका जो प्लेक्यू फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगी। प्लेक्यू फॉर्मेशन होगी तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी तो एंजाइना पेन, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ऐसे मसले मसाइल जन्म लेंगे। क्लियर है जी तीनों का, HDL का, LDL का और VLDL का? जी सर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मेरे क्वेश्चन है, यस प्लीज। अच्छा अगर LDL ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि VLDL भी उसके साथ ज्यादा होगा? इस तरह तो नहीं हो सकता कि एक रेज हो और एक कम हो? ऐसे होता है ना कि जो बेसिकली अगर हम बात करें टोटल कोलेस्ट्रॉल की तो उसकी जो अमाउंट होती है हमारे पास होती है 125 to 200 तक। ठीक है, अगर हम बात करेंगे HDL की तो इसकी होती है 40 या 40+। जब हमारा HDL कम होगा इट्स मीन कि हमारा LDL ज्यादा होगा। ठीक है,
या आप इसे कह लें कि ये एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जब एलडीएल ज्यादा होगा ऑटोमेटिकली, एलडीएल ज्यादा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो एचडीएल है वो कम हो गया। एचडीएल कम क्यों हुआ है? कि हम एक्सेस अमाउंट में बाहर से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बनाना नहीं पड़ रहा। आपने ये ध्यान में रखना है कि जो चीज हमारी बॉडी ने बनानी है वो बेनिफिशियल है। अब उसने बनाना है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल बॉडी बनाएगी वो एचडीएल है, और जो हम बाहर से लेंगे वो एलडीएल है। अगर हमारा इनटेक बाहर से ज्यादा हो जाता है, इट्स मीन हमारी बॉडी बनाना बंद कर देगी। हमारा बॉडी बनाना बंद कर देगी, इट्स मीन के एलडीएल की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके। अब ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है? द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल इज एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, वेट गेन और वेट लॉस के बाद कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना एक ऐसी बीमारी है जो टोटली 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 न्यूट्रिशन से लिंक्ड है। ठीक है, न्यूट्रिशन मीन हेल्दी लाइफस्टाइल, ना कि कैलोरीज कम कर देना, कैलोरिक डेफिशिएंट में ले जाना, क्रैश डाइट करवाना। न्यूट्रिशन इज इक्वल टू हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और ये डिजीज का जो क्योर है या ट्रीटमेंट है, इट्स ऑल बेस्ड ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सम केसेस में ऐसा नहीं भी होता कि हाँ, कुछ कुछ केसेस में लाइफस्टाइल बिल्कुल मॉडिफाई होता है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। इशू ये होता है कि ये उन लोगों में ऐसा होता है जिनमें इनहेरिटेंट ट्रांसफर हो, या जिनके जेनेटिक्स में हो, या जिनके बहन भाइयों में हो, या कोई स्मोकिंग फैक्टर हो, या अल्कोहल का इंटेक ज्यादा हो। ठीक है, खैर अल्कोहल इंटेक ज्यादा होगा इट्स मीन कि उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं है। जिनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई है और उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इट्स मीन कि वो जेनेटिक से लिंक्ड है। Unhealthy eating habits such as eating lot of bad fats, one type saturated fat is found in some meats, dairy product, cholesterol. आप सारे न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं तो होपफुली आपको पता होगा कि कोलेस्ट्रॉल किन किन चीज़ों से ज़्यादा होगा, लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि एक तो बीफ, एक आपने बनास्पति घी, ठीक है, ये दो चीज़ें, और एक नमक। स्पेसिफिकली ये तीन चीज़ें आपने रिस्ट्रिक्टेड करनी है अपने हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में। ठीक है, उसके अलावा आपने शुगर इनटेक, एक्सेस शुगर इनटेक भी आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है जब एक्सेस ऑफ शुगर इनटेक करते हैं तो जाके वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। फैट में कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एलडीएल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, ट्रांस फैट जिसमें आ जाता है। अब ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट खाना जिसमें मलाई वगैरह आ जाती है, ठीक है, चीज वगैरह आ जाती है, मीट्स, चॉकलेट। अब चॉकलेट की यहाँ पे क्यों बात की गई? अब जो डार्क चॉकलेट्स है वो आपके एलडीएल को कम करती है। ठीक है, ये जो दूसरी चॉकलेट है उसमें हमारे पास शुगर कंटेंट ज्यादा होगा और वो हमारे एलडीएल को ज्यादा करेगी। बेक गुड एंड डीप फ्राइड, डीप फ्राइड मीन ऑयली थिंग्स आ गई यहाँ पे। प्रोसेस फूड की बात करेंगे, इसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। इन सिंपल, ऑयल और शुगर और साल्ट, ये तीन चीजें आपने रेस्ट्रिक्ट करनी है ऐसे पेशेंट में जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉज हो गया अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नमक से क्या लिंक है कोलेस्ट्रॉल का? ब्लड प्रेशर, आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा कहीं पे। जी सर, जी सर। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा सारा पोटेशियम के साथ लिंक करता है, सोडियम पोटेशियम रेशियो के साथ। अगर उसकी मैनियम पोटेशियम की अमाउंट ज्यादा होगी तो सॉरी सोडियम की अमाउंट ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हार्ट डिजीज के चांसेस ज्यादा होंगे। सर इसलिए पोटेशियम तो कम करता है ब्लड प्रेशर को। मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ, हमारा जो साल्ट है वो ओके सर। सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और आपने कभी जी सर। डाइट प्लान देखा होगा या आपकी नज़र से गुजरा होगा कि हमेशा हार्ट के पेशेंट को या ऐसे पेशेंट जिनका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है उनको हम बनाना देते हैं। उसकी वजह यह है कि जी उसमें सर। पोटेशियम ज़्यादा होता है। पोटेशियम ज़्यादा देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। ब्लड प्रेशर मैनेज होगा तो आपके हार्ट इश्यूज के जो रिस्क है वो कम होते हैं। ठीक है, एक जी सर। सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है आपने, एक आपने मीट रेस्ट्रिक्ट करना है, एक आपने ऑयल रेस्ट्रिक्ट करना है। बेसिक ये तीन चीजें हैं। अब इन तीन चीजों से बनी कोई भी चीज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने चॉकलेट का बताया है, ब्लैक चॉकलेट जो है वो एलडीएल को कम करती है। ठीक है, और जो आपका जो दूसरी चॉकलेट्स हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है वो आपके एलडीएल को ज्यादा करेगी। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब ये तीन चीजें जिस भी चीज में होगी वो आपने रेस्ट्रिक्ट कर देनी है।
ठीक है। सर साल्ट और बिल्कुल बंद करना है या अपने? नहीं, आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक देना, ठीक है। क्योंकि जो मोस्टली ये पेशेंट होते हैं, अगर इनकी आप लाइफस्टाइल हिस्ट्री लें ना, तो उसमें ये साल्ट का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। आपने देखा होगा कुछ फूड्स है उसमें ऑटोमेटिकली साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। साल्ट सोडियम डजंट मीन कि सिर्फ टेबल साल्ट है, हमारी फूड्स के अंदर भी साल्ट होता है, ठीक है। हमारा जी जो सर। बीफ है उसके अंदर सोडियम कंटेंट कितना ज्यादा है। अलबत्ता मैं कोशिश करूंगा इस सेशन के बाद एक सोडियम लिस्ट सेंड कर दूं कि किस किस फूड में कितना सोडियम कंटेंट है, ताकि आपको पता हो कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में ये चीजें हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है। ठीक है जी। ऐसे ही मैं बात करता, अब आपने फैटी लिवर का सुना होगा। अब हम कहते हैं कि फ्रूट्स एंड जी वेजिटेबल सर। बहुत बेनिफिशियल हैं, ये हमें हर बंदे को खाने चाहिए, हर इंसान को खाने, लेकिन फैटी लिवर के अंदर फैटी लिवर का जो मेन काज है वो फ्रक्टोज की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। और फ्रक्टोज जब हमारे लिपिड में कन्वर्ट होता है तो जिसकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। तो उसके अंदर हमें फ्रक्टोज कम करना पड़ता है। फ्रक्टोज किस में होता है? एक फ्रूट्स में होता है और एक बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। तो इट्स डजेंट मीन कि अगर सोडियम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम टेबल साल्ट की बात कर रहे हैं। इट्स डजेंट मीन अगर हम शुगर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ चीनी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम उसको डीपली जाके देख रहे हैं कि चीनी किस किस चीज में है और नमक किस किस चीज में और किस किस फॉर्म में है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What can raise my risk of high cholesterol? A variety of things can raise your risk of high. अब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को ज्यादा कर सकते हैं? सबसे पहले आ जाता है एज। अब आपने देखा होगा कि छोटी उम्र के बच्चों में या छोटी उम्र के लोगों में कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होता। ये मोस्टली आपके जो 30+ होते हैं या ओल्डर एजेस के पीपल होते हैं उनमें ज्यादा होता है, ठीक है। सिंपल ये बात जाहिर होगी कि जिनकी उम्र ज्यादा है या जो अडल्ट हैं उनमें ये मसला होगा। योर कोलेस्ट्रॉल लेवल टेंड टू राइज एज यू गेट ओल्डर। आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आप में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने के रिस्क ज्यादा होते जाएंगे। Even though it is less common, younger people, including children and teenagers, can also have high cholesterol. ठीक है। आजकल जो हमारा जो आजकल ईरा चल रहा है उसमें जंक फूड की जो कंजप्शन है बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यंगर पीपल्स में भी और चिल्ड्रंस में भी और टीन्स में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला हो गया। अब चिल्ड्रन और टीन्स में स्पेसिफिकली मसला जेनेटिकली होता है, ठीक है, ठीक है। और जो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है वो अडल्ट्स में होता है, ठीक है। अगर आपके किसी पेशेंट है, वो बच्चा है या टीनेजर है और उसकी फैमिली हिस्ट्री में नहीं है कोलेस्ट्रॉल का मसला, इट्स मीन के बच्चे की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत खराब है। अगर उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ठीक है और वो बच्चा है या टीनेज है तो इट्स मीन इसका जेनेटिक इशू है। उसके बाद आ जाता है हेरिडिटी। हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैन रन इन फैमिलीज। ये पेरेंट्स से बच्चों में शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट हो जाता है, तो इसे एक इनहेरिटेंट या जेनेटिकली फैक्टर भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। वेट। अब जहाँ पे बात आएगी कोलेस्ट्रॉल की, सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि क्या उस पेशेंट का वेट उसके आइडियल वेट से ज्यादा तो नहीं है, क्या उसमें एडिपोसाइट्स की जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ एडिपोस टिश्यू है वो ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से हमें ब्लड प्रेशर का मसला होता है, ओबेसिटी की वजह से ही हमें डायबिटीज का रिस्क होता है, ओबेसिटी की वजह से ही हमें हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा बॉडी में एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हमारी जो आर्टरीज है वो नैरो हो जाती है, ठीक है। जब हमारी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो पीछे मैं आपको सारा सिस्टम बता चुका हूँ कि कैसे कैसे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट की तरफ नहीं जाएगा, अंजाइना पेन स्टार्ट होगी। अंजाइना के बाद आपने देखा होगा कि जो समटाइम अंजाइना पेन के साथ आपके लेफ्ट हैंड में भी स्टार्ट हो जाती है पेन, जा पेन भी स्टार्ट हो जाती है। ये 3 बेसिक सिम्टम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के, ठीक है। जा पेन, अंजाइना और लेफ्ट हैंड पेन, ठीक है। वेट आ गया यहाँ पे। जो बंदा ओवरवेट है या जो ओबीज है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होगा या वो बंदा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के रिस्क पे होगा। उसके बाद आ जाती है रेस। रेस मीन के ये एरिया टू एरिया भी चीजें वेरी करती हैं। आपने देखा होगा जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है मोस्टली
जो अंग्रेज लोग हैं या जो अंटार्कटिका वाली साइड पे रहते हैं उनमें बहुत विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। उसकी वजह क्या होती है कि वहाँ पे सूरज नहीं निकलता, ठीक है। और जो एशियंस हैं इनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी एज कम्पेयर टू अंटार्कटिका रीजन कम होती है। उसकी वजह यह है कि एशियन पीपल का सन एक्सपोजर ज्यादा होता है। ऐसे ही रेस टू रेस अफ्रीकन लोग हैं या जो अमेरिकन हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल का इशू ज्यादा होता है, वो हाई रिस्क पे होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जंक फूड की कंजप्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और होममेड मील्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What health problems can high cholesterol cause? If you have large deposits of plaque in your arteries, an area of plaque can rupture. This can cause blood clot to form on the surface of the plaque. अच्छा, हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि जब प्लेक कॉम्युलेट होता है, जब हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल मिलके यानी कि एलडीएल और वीएलडीएल मिलके जो प्लेक बनाते हैं वो हमारी आर्टरीज में अकोमुलेट हो गया। अब अकोमुलेट होने के बाद वो रप्चर कर जाता है। जब वो रप्चर करेगा इट्स मीन हमारी आर्टरी रप्चर करेगी। जब आर्टरी रप्चर करेगी तो वहां पे जो ब्लड क्लॉट बनेगा, ठीक है। ब्लड क्लॉट, if the blood clot becomes large enough, it can mostly or complete block blood flow in the coronary artery. जब जो हमारा प्लेक्यू है रप्चर होगा इट्स मीन हमारी आर्टरी रप्चर होगी। आर्टरी रप्चर होगी तो ऑटोमेटिकली जो फिब्रोनोजन है जिसका काम है क्लॉट बनाना, वो क्लॉट बनाएगी वहां पे, ठीक है। समटाइम जब क्लॉट का साइज ज्यादा हो जाता है तो वो आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। जब आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक होगी इट्स मीन ब्लड सप्लाई आपके हार्ट तक नहीं होगी। तो ये आप कह लें कि कोरोनरी आर्टरी की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है या स्ट्रोक हो सकता है। If the flow of oxygen-rich blood to your heart muscle is reduced or blocked, it can cause angina or a heart attack. पीछे सबसे पहले आपको यही बताया है कि सबसे जो मेजर सिम्टम है वो अंजाइना है। अब अंजाइना क्यों होती है? जब हमारी बॉडी को चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग नहीं होगी। जब हार्ट मसल्स की फंक्शनिंग नहीं होगी तो हमारे अंजाइना पेन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लड सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। A plaque also can build up in other arteries in your body, including the arteries that bring oxygen-rich blood to your brain and limbs. हाँ, ये जो आपने सबसे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ब्रेन और हार्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे कौन सा प्लेक्यू सीवीडी कॉज कर रहा है और कौन सा ब्रेन इशू कर रहा है। अब जो आर्टरीज हमारे ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगे अगर उसमें प्लेक्यू बनेगा तो हमें ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होंगे, ठीक है। और ऐसी आर्टरीज जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी उसमें प्लेक्यू बनता है तो हमारे हार्ट का मसला बनेगा। तो ये वेरी करता है कि कौन सी आर्टरीज में प्लेक्यू डेवलप हो रहा है। दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स सच एज कैरोटाइड आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक एंड पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ इज हाई कोलेस्ट्रॉल डायग्नोस? अब डायग्नोस कैसे होता है कि जैसे मोस्टली कोविड की बात कर लें तो हम हमारा टेस्टिंग की सेंस चले जाती है, स्मेल की सेंस चले जाती है, कफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बुखार हो जाता है। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस पे हम डिक्लेयर कर सकें कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल कम है? देयर आर यूजुअली नो साइन और सिम्टम दैट यू हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल के कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होते। देयर इज ब्लड टेस्ट टू मेजर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। When you have, often you should go for the test depend upon the age, risk factor, family history. अच्छा, इसका एक सिंपल सा टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल जिसके अंदर हमारा एचडीएल भी आ जाता है, एलडीएल भी आ जाता है, वीएलडीएल भी आ जाता है और ट्राइग्लिसराइड भी आ जाता है, ठीक है। जिसकी बेसिस के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं कि इस पेशेंट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ज्यादा है या कम। एज सच इसके साइन एंड सिम्टम नहीं होते क्योंकि कुछ पेशेंट में अंजाइना पेन होती नहीं है और एमआई हो जाता है। एमआई कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन को, हार्ट अटैक को, ठीक है। और कुछ पेशेंट में फॉर अ शॉर्ट टाइम अंजाइना होता है और फॉर अ शॉर्ट टाइम लेफ्ट हैंड में पेन होती है, लेफ्ट आर्म में, लेकिन वो समटाइम ऐसा लगता है कि ये आर्म पेन है यानी कि मस्कुलर पेन है, वो दोबारा से ठीक हो जाती है।
लेकिन समटाइम वो सिम्टम होता है कि आपको हार्ट का मसला हो चुका है या होने वाला है या हो गया है। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली को, तो एज सच कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है, सिर्फ एक क्लिनिकल टेस्ट है, इसका बायोकेमिकल टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के साइन एंड सिम्टम नहीं है। जो हाई कोलेस्ट्रॉल का डायग्नोज है वो सिर्फ एक बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस के ऊपर डायग्नोज होता है, वो होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसके अंदर एचडीएल, एलडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल 125 से 200 तक हो तो ये कंसीडर की जाती है। ठीक है, अगर तो हमारा जो एचडीएल की अमाउंट होती है वो होती है 40 mg पर डेसीलीटर या इससे अबव, और जो हमारा एलडीएल है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो पेशेंट का जो एलडीएल है वो लेस देन 100 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अगर बॉर्डर लाइन देखी जाए या एक्सेप्टेबल रेंज देखी जाए तो 100 से 129 एक्सेप्टेबल होती है। अगर 129 से ज्यादा हो तो इट्स मीन के वो रिस्क के ऊपर है। ठीक है जी। फॉर सर मेरा एक पीपल हु क्वेश्चन आर है। एज, जी सर हेलो, सर जी मेरा जी जी क्वेश्चन है कि सर मेरे ना चेस्ट पे मतलब हार्ट में ना एक जैसे दागे जैसे ना खिंचाव आया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था, तो उन्होंने ओके ईसीजी की थी मेरी, तो उसमें ना ओके। पोटेशियम हाई था मतलब ईसीजी में, तो डॉक्टर ने किया था मतलब पोटेशियम आप कम कर दें, तो सर इसका क्या रीजन है, पोटेशियम क्यों मतलब करना चाहिए कम? अच्छा, आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम की एक रेशो होती है। ठीक है, अगर पोटेशियम हद से ज्यादा होगा तब भी इश्यू होगा, अगर सोडियम ज्यादा होगा तब भी इश्यू होगा। ठीक है, ये अगर इनकी जो रेशो है वो इक्वल होगी सोडियम की और पोटेशियम की, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर पोटेशियम रेज करता है और सोडियम कम होता है फिर भी मसला होगा। अगर सोडियम रेज करता है और पोटेशियम कम होता है फिर भी मसला होगा। ठीक है, क्योंकि जी सर। जब भी हमें इंजाइना पेन होती है, इट्स मीन कि हम सबसे पहला जो हम जाते हैं ईसीजी के लिए। जब ईसीजी हमारी खराब आती है उसके बाद हम जाते हैं इको के लिए। अब इको में हम क्या देखते हैं, इको में हम देखते हैं कि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो कितने वीक हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अंजाइना पेन होगी, इट्स मीन कि हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए। वो क्यों डिस्टर्ब हुए हैं? क्योंकि जो क्रोनरी आर्टरी हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है वो तो हो गई ब्लॉक। अब मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसकी वजह से मसल पेन स्टार्ट होगी चेस्ट के, वो अंजाइना पेन। जी अंजाइना पेन होती जी है तो ईसीजी के लिए जाते हैं, वहां से कंफर्म हो जाता है कि इसके दिल का मसला है। फिर उसको जी स्पेसिफिकली डायग्नोज के लिए इको के लिए जाते हैं। फिर इको में देखते हैं कि जो हार्ट के मसल्स हैं वो कितने परसेंट डैमेज होते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्टेबल है हमारे जो हार्ट के मसल जो जो रेशियो परसेंटेज होती है वो कम से कम 55% होनी चाहिए। अगर 55% से कम होती है तो इट्स मीन कि आपका क्रोनरी ब्लॉकेज है या आपका दिल का वाल बंद हो चुका है। ठीक है, अगर 55% से कम है। जी सर। ठीक है, तो जो थैंक यू सोडियम और थैंक यू। पोटाशियम की रेशियो है वो 1:3 होनी चाहिए। 1 to 3 कैसे सर, मतलब 1:3। मतलब 1 किसकी होनी चाहिए, सोडियम की? जी, 1 सोडियम की होनी चाहिए और 3 पोटेशियम की, मतलब इस रेशियो से आपने कंज्यूम करना। जी सर, थैंक यू। उसके बाद हम बात कर लें कि जो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर चिल्ड्रंस होंगे या टीनेजर्स होंगे तो उसमें तो मोस्ट प्रोबेबली जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ होगा हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला। और जो मोस्टली पीपल्स होते हैं 19 और इससे अबव एज के, उनमें हाई रिस्क होता है कोलेस्ट्रॉल का अगर उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं होता। द फर्स्ट टेस्ट शुड बी बिटवीन एज 9 to 11। अब जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये मसला है तो उनको चाहिए कि सबसे पहला टेस्ट आप 9 से 11 साल की उम्र में करवाएं। चिल्ड्रन शुड हैव द टेस्ट अगेन एवरी 5 ईयर, और ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली में इशू है उनको हर साल 5 साल के बाद एक टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। सम चिल्ड्रन में हैव द टेस्ट स्टार्टिंग एट एज 2 इफ देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। और ऐसी फैमिली हिस्ट्री या ऐसी फैमिली जिसमें बहुत ही ज्यादा जिनके मतलब अम्मा अब्बा दादा दादी बहन भाइयों में मसला है, तो वो उस फैमिली में पैदा होने वाले बच्चे या किड्स में स्पेसिफिकली 2 साल की उम्र में ही टेस्ट करवाना लाजमी समझा जाता है और लाजमी करवाना चाहिए ताकि एज सून एज पॉसिबल हम डायग्नोज हो सके। फॉर पीपल हु आर एज 20 और ओल्डर, जो 20 साल और उससे बड़े हैं उनमें भी रिस्क हो सकता है कोलेस्ट्रॉल का। यंगर अडल्ट शुड हैव टेस्ट एवरी 5 ईयर। हर एक बालग इंसान को हर 5 साल बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए।
स्पेसिफिकली मेंस 45 टू 65 और वुमेन्स 55 टू 65, इनके लिए तो मैंडेटरी है कि ये 1-2 साल के बाद लाजमी करवाएं। ठीक है, क्योंकि इस स्टेज में आके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो बहुत सारी डिस्टर्ब हो जाती है। एक तो हमारा जीआईटी ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनमें या तो कुछ होते हैं जिनको भूख लगती बहुत है, कुछ होते हैं जिनको भूख लगती ही नहीं है। ठीक है, उसकी वजह ये होता है कि जो जीआईटी फंक्शन है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ एज इसकी फंक्शनिंग कम होना शुरू हो जाती है। जब जीआई ट्रैक की फंक्शनिंग कम होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो किसी फूड इनटेक फैक्टर की वजह से ज्यादा हो जाता है। तो ये मैंडेटरी है एज 45 टू 65 मेंस में और 55 टू 65 वुमेन्स में कि हर 1-2 साल बाद अपना अपना कोलेस्ट्रॉल या पूरी लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट लाजमी करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। How can I lower my cholesterol? How can you can lower your cholesterol through heart healthy lifestyle changes? जैसा कि स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये वाहद डिजीज है जिसका जो सारी न्यूट्रिशन के ऊपर बेस करती है। They include a heart healthy eating plan, weight management and regular physical activity. Heart healthy eating plan सिंपल है कि आप सोडियम कम इस्तेमाल करें, आप फैटी चीज़ें कम इस्तेमाल करें, बनस्पति घी कम इस्तेमाल करें, ऐसी फूड जिसके अंदर ऑयल कंटेंट या जिसके अंदर सोडियम का कंटेंट ज़्यादा हो वो कम इस्तेमाल करें। आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, फ्रूट का यूज़ करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इससे हम कहते हैं कि हार्ट हेल्दी ईटिंग प्लान। वेट मैनेजमेंट करें, अगर आप ओबीज हैं तो कोशिश करें अपने आइडियल बॉडी वेट को रीच करें ताकि एडिपोसाइट की क्वांटिटी कम हो और जो आपकी आर्टरीज एडिपोसाइट की वजह से नैरो है वो नैरो ना हो। एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने के साथ ये होता है कि जो आपकी आर्टरीज है वो नैरो नहीं होती, उनमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। इफ द लाइफस्टाइल चेंजेस अलोंग नॉट लोअर कोलेस्ट्रॉल, पीछे मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बिल्कुल लाइफस्टाइल मॉडिफाई होता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल फिर भी कम नहीं होता। यू मे नीड टू टेक मेडिसिन। एक स्टेटिन कैटेगरी की मेडिसिन आती है, उसे कहते हैं स्टेटिन। ठीक है, स्टेटिन कहते हैं ऐसी मेडिसिन जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। फिर उन पेशेंट में मेडिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल लowering ड्रग अवेलेबल इंक्लूडिंग statins. If you take medicine to lower your cholesterol, you still should continue with the lifestyle changes. फिर उसमें रिकमेंडेड ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई हो लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल कम ना हो रहा हो तो उनको चाहिए डॉक्टर के मशवरे के साथ मेडिकेशन यूज करें, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को भी मैंडेटरी करना है। सिर्फ ये नहीं करना कि आप मेडिसिन खा रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं है, आपने इन दोनों चीजों को साथ साथ पैरेलल लेके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Some people with families hypercholesterolemia may receive a treatment called lipoprotein apheresis. अच्छा, ऐसे पीपल जिसके अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोमिया होता है उनमें एक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि वो लोग जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ही ज्यादा होती है उनमें बेसिकली एक फिल्ट्रेशन ट्रीटमेंट होता है। ये एक मशीन होती है जो कि आपकी बॉडी में से आपके ब्लड में से फिल्ट्रेशन के थ्रू एलडीएल निकाल लेती है। ठीक है, अब एलडीएल क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। जब फिल्ट्रेशन के थ्रू आपके ब्लड से एलडीएल निकल, आपका जो ब्लड है बिल्कुल सेफ है, उसमें एलडीएल की अमाउंट ठीक है, एलडीएल की निकल गई है। फिल्टर करने के बाद वो मशीन के थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड दोबारा रेगुलेट कर देते हैं। ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट है, ये अपने ध्यान में रखना है। ये बहुत कम होता है वैसे तो जो कोलेस्ट्रॉल है, अगर डाइटरी मैनेजमेंट ठीक हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो और मेडिकेशन चल रही हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो इशू है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, और आई गेस स्लाइड्स खत्म हो गई हैं, अगर कोई स्लाइड्स पड़ी है तो करनी है नेक्स्ट। अच्छा, एट द एंड मैं एक आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे रिसेंटली 5-10 दिन पहले फेस करनी पड़ी। मेरे अब्बा जी को बैठे बैठे अंजाना पेन स्टार्ट हुई। उनको लगा कि ये सिर्फ मस्कुलर पेन है। अंजाना पेन के साथ साथ उनकी जो लेफ्ट आर्म है उसमें भी पेन थी, जिनको उन्होंने मस्कुलर पेन कंसीडर किया और थोड़ा सा प्रेस करने से वो पेन ठीक हो जाती थी। और उसके साथ साथ उनकी जाव में पेन थी और स्टमक अपसेट था। ठीक है, वी गो फॉर ट्रीटमेंट और डायग्नोज। जो डॉक्टर थे उन्होंने भी यही डायग्नोज किया कि ये मस्कुलर पेन है। उन्होंने एक मेडिसिन है एल्प के नाम से आती है, वो बेसिकली होती है वहम के लिए, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो। उन्होंने वो मेडिसिन दे दी और साथ पेन किलर दे दी, डिक्लोफेनिक सोडियम। तो अब्बा जी ने ये मेडिकेशन खा ली, उनका वक्ती तौर के लिए तो पेन ठीक होगी,
लेकिन सुबह सुबह उनको फिर अंजाइना पेन कंटिन्यूसली स्टार्ट हुई, देन वी गो फॉर अ कार्डियोलॉजिस्ट। उसने ईसीजी की तो ईसीजी में बड़ा अटैक आया हुआ था, ठीक है। एंड दे शॉक के मेरे अबू बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहे थे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। तो डॉक्टर सेड के इको की जाए, जब इको की तो जो हार्ट के मसल्स थे वो 45% थे। इट्स मीन कि उनकी जो कोरोनरी आर्टरी थी उनकी आई गेस इंफीरियर थी, ठीक है, इंफीरियर वॉल कोरोनरी वो ब्लॉकेज हो गई थी, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी पीआईसी लेके जाना पड़ा कार्डियोलॉजी, और वहां पे उनको स्टंट पड़ा। बताने का मकसद ये है कि जब भी अंजाइना पेन हो, इसको आपने इजी नहीं लेना, इसको आपने मस्कुलर पेन कंसीडर नहीं करना। ये चीज आपने जहन में रखनी है। अंजाइना पेन के साथ जब भी आपके लेफ्ट आर्म में पेन हो और जा पेन हो, इट्स मीन कि आपके पेशेंट को या आपके जानने वाले को या जिसपे सिम्टम नजर आ रहे हैं उसको हार्ट का इशू या तो होने वाला है मेजर स्टेज पे जाके, या उसको हो रहा है, ठीक है। तो आपने एंजाइना को कभी भी इजी नहीं लेना। अब जो अंजाइना पेन मोस्टली बीरेबल नहीं होती, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, आपको पता है आज से 20 साल पहले उनकी जो डाइट थी, उनकी हैबिट्स थी, या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उनका हमारी जनरेशन से बहुत बेहतर था, जिसकी वजह से वो उस जो पेन है उसको बियर कर गए और अपने नॉर्मल एक्टिविटीज करते रहे, ठीक है। लेकिन जो आजकल के जो हमारी जनरेशन है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है अंजाइना पेन की, हमसे बियर नहीं हो सकती। तो बताने का मकसद है कि मैं 2 से 3 दफा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे रिसेंटली ये फेस करना पड़ा है कि आपने कभी भी अंजाइना पेन को इजी नहीं लेना, ठीक है। अंजाइना पेन हो आपने फौरन ईसीजी करवाना, बगैर सोचे समझे, ठीक है। ईसीजी करवानी है, एटलीस्ट आपका शक तो दूर हो कि हमें दिल का मसला नहीं है, कि वाकई मस्कुलर पेन है। अगर ईसीजी में फ्लक्चुएशन आती है तो देन आप इको करवाएं, इको करवाने के बाद अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, और जैसे आपको कहते हैं फिर आप ऐसा करें, ठीक है। कोशिश करें अपनी डाइट में ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करें, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बनास्पति घी को अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें, और ऐसे सारे घी जो आपको हाथ पे लगने के बाद आपको चिपचिपाहट का एहसास करवाते हैं, अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है। जितनी भी प्रोसेस फूड्स हैं, चीनी है, चीनी से बनी अशिया है, बेकरी फूड्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको अपनी डाइट से निकाल के अपनी क्लीन डाइट की तरफ आए, ठीक है। हार्ट से होने वाली डेथ अप्रोक्सीमेटली 80% है, ठीक है। जब भी इको के बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको होता है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी बेसिकली होता है कि ये 2 जगह से होता है, एक होता है फीमर एंड से, यानी कि जहाँ से आपकी फीमर स्टार्ट होती है वहां से कैथीटर एक ट्यूब होती है जिसका कि कैमरा लगा होता है, ठीक है। वो आपका कैमरा डालते हैं आपकी आर्टरीज में, जिसमें आपको सामने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन चल रही होती है, आपको पता होता है कि प्लेक्यू कहाँ पे जाके बना है, क्लॉट कहाँ पे जाके जमा है, फिर उसके हिसाब से आपकी एंजियोग्राफी होती है। अगर एंजियोग्राफी अगर एंजियोग्राफी आपकी ठीक आती है या कोई मसला मसाइल क्लॉट नहीं होता, ब्लॉकेज नहीं होती, तो आपको मेडिकेशन से ही ठीक कर देते हैं, यानी कि आपको लोपरिन दे देते हैं। लोपरिन का काम होता है आपके खून को पतला करना, ठीक है, ताकि जो गाढ़ा खून होता है उसमें क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोपरिन से आपका खून पतला होता है। आपने सुना होगा डिस्प्रिन खाने से खून पतला होता है, डिस्प्रिन एस्प्रिन और लोपरिन खाने से खून पतला होता है। वाकई खून पतला होता है, ये हार्ट के पेशेंट में दी जाती है ताकि क्लॉट बनने के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद सम टाइम पेस मेकर का इश्यू आता है। पेस मेकर आपके हार्ट का एक कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कि फॉर अ सेकंड आपके हार्ट को रेस्ट देता है, आपके मसल्स को। जब पेस मेकर खराब हो जाते हैं तो आपका जो हार्ट के मसल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के बटन्स लगते हैं, बेसिकली वो पेस मेकर होता है। तो एंजियोग्राफी के बाद अगर तो आपकी ब्लॉकेज नजर आ जाए तो उसके बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं। अब एंजियोप्लास्टी में आपके स्टंट डालते हैं, ठीक है, और स्टंट एट द स्पॉट ही जल जाता है ड्यूरिंग एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी 2 जगह से होती है, एक तो आपके रिस्ट से होती है और एक आपके फीमर एंड से होती है, ठीक है। तो ये केस था मेरे घर का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं फिर एट द एंड ऑफ द सेशन ये कहूँगा कि एंजाइना पेन को इजी नहीं लेना। क्लियर है? अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वी हैव 4 minutes लेफ्ट। एक्सक्यूज मी सर, हाई ब्लड प्रेशर में वाटर इनटेक ज्यादा का क्यों बोलते हैं? विच इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हमें एक
अक्सर मेडिकेशन दी जाती है कि इसको कहते हैं जुबान के नीचे रख ले, कैपोटिन के नाम से। उसका काम होता है, वो एंटी डायरेटिक होती है, वो आपकी बॉडी से वाटर ज़्यादा निकालती है। जब आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो सोडियम कंटेंट है वो लो होगा। जब आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो यूरिन के थ्रू जो सोडियम आपकी बॉडी में एक्सेस है वो बाहर आएगा। जब सोडियम की अमाउंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। और वो जो कैपोटिन की टैबलेट है जो आप जुबान के नीचे रखवाते हैं डॉक्टर, वो एंटी डायरेटिक होती है। आपने एडीएच पढ़ा होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वाटर रेगुलेशन करता है, वाटर रेगुलेशन कंट्रोल करता है। उस मेडिसिन का भी यही काम होता है कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस सोडियम कंटेंट है उसको आपकी बॉडी में वाटर के थ्रू निकाल देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाता है। क्लियर है?